कल को समझ में आया आप लोगों को? जब भी हॉस्पिटल में अपन वर्क करेंगे तो क्लिनिकल लैबोरेटरी डायग्नोसिस आएगी। वाइटल चार्ट आएगा, तो संग में आएगा ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बेस है एकदम, एसिड बेस इम्बैलेंस। ये आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। जितने उदाहरण मैं बता रहा हूँ उतने उदाहरण आपके लिए काफी है, बाकी धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे। रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। हाँ, सबसे पहले मैंने बताया आपको एसिड बेस अनुपात कितना होता है, बताएं जरा। 1:, हमारी बॉडी में क्वेश्चन की फॉर्म है सारी। हमारी बॉडी में एसिड को कौन इंडिकेट करता है? हाइड्रोजन आयन। हमारे बॉडी में दूसरी तरफ से पूछे कौन इंडिकेट करेगा, तो क्या बोलेंगे? H2CO3। और H2CO3 को आपको याद रखना है, क्या बोलेंगे आप इसे? कार्बोनिक एसिड। इसको मैं लिख देता हूं आपके सामने, कार्बोनिक एसिड। फिर उसके बाद में आता है हमारे बॉडी में बेस को कौन इंडिकेट करता है, तो आप बोलेंगे बाइकार्बोनेट्स। सांकेतिक चिन्ह को ध्यान रखेंगे, लिख देता हूं बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, कितना परसेंट हुआ? 1:20। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ ले बाइकार्बोनेट अनुपात कार्बोनिक एसिड, कितना अनुपात बताएंगे आप? हैं? 20:1। पहली ये चीज समझी। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर आए कि रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस किसे कहते हैं। बोले साहब, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने के कारण यदि एसिड का फॉर्मेशन हो तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। फिर बोलेंगे यदि के रेस्पिरेशन में इम्बैलेंस के कारण यदि बेस का फॉर्मेशन हो, किसका फॉर्मेशन हो, तो क्या बोलेंगे आप इसे? रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। ये बात समझ में आई थी आपको? अब इसका सूत्र बनाना था, तो आर मतलब रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेशन के लिए मैंने क्या बताया आपको? PCO2 लो। क्या लो? और एसिडोसिस को आप इंडिकेट करोगे पीएच से, एल्कालोसिस को आप इंडिकेट करोगे पीएच से, और आर को आप इंडिकेट करोगे PCO2 से। नॉर्मल मैकेनिज्म आपके दिमाग में होनी चाहिए, H2O + CO2 = H2CO3। यदि ऐसी कोई बीमारी जिसके अंदर सांस बाहर नहीं निकल पाए तो बॉडी के अंदर CO2 बढ़ जाएगी, और बॉडी के अंदर CO2 बढ़ जाएगी तो H2CO3 भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ CO2 जब बढ़ेगा तो अम्ल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अम्ल बढ़ेगा। और जब अम्ल बढ़ता है तो आपको पता है पीएच क्या होती है? घटती है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए इस कंसेप्ट को। ये क्या है? 7.35। ये क्या है? अब यहाँ पर 2 डिजिट लिख रहा हूं मैं आपके सामने, 6.91 और 5.50। यहाँ पर 2 डिजिट लिख रहा हूं मैं, 7.52 और 8 पॉइंट या फिर 7.58। तो आपसे अगर कोई पूछे कि 5.50 ज्यादा अम्लीय है कि 6.9 ज्यादा अम्लीय है, ये ध्यान रखना है, घटता हुआ अम्लीयता बढ़ाएगा। यहाँ पर 7.58 ज्यादा अम्लीय है कि 7.52 ज्यादा अम्लीय है, ये बात आपको समझनी। समझ रहे हैं बात को? जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे बढ़ेगी मतलब बढ़ती जाएगी तो और बढ़ती जाएगी। इस सूत्र को बना देते हैं। CO2 को क्या करो? बढ़ा दो पीएच को। अब CO2 को एक बार कम करके देखो, CO2 कम होगा तो एसिड कम बनेगा,
और एसिड कम बनेगा तो ऑटोमेटिकली बेस बढ़ेगा, और बेस बढ़ेगा तो पीएच। तो यहाँ पर क्या कर दिया अपन ने, इस प्रकार से लिख दिया। ये बात आई समझ में? तो आपने एक चीज तो समझ ली कि एसिड बेस इम्बैलेंस, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। इम्बैलेंस को ट्रीट करने के लिए कौन सा ऑर्गन चाहिए? एक ऑर्गन हो गया आपका लंग। कौन सा ऑर्गन? कर रहा है नहीं कर रहा? CO2 को बाहर निकाल रहा है नहीं निकाल रहा? और एक हो जाएगा किडनी। क्या हो जाएगा? किडनी। तो ये क्वेश्चन याद रहेगा आपको। एसिड बेस इम्बैलेंस मान लीजिए, बैलेंस मान लीजिए। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कौन से दो ऑर्गन चाहिए? लंग्स और, ये बात समझ में आ गई आपको? अब इसके उदाहरण, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देना। अब लिखे इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के उदाहरण लिखे आप। कुछ अगर बच रहे होंगे तो मैं लिखवा देता हूँ एक्स्ट्रा, बुक में से कोई बच रहे हो तो। कौन कौन से बताए थे आपको? सारे बता दिए थे मैंने। हम्म, एक मिनट बुक में से देख लो कोई टॉपिक्स। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कारण लिखेंगे आप। लिख रखे हैं, जो बच रहे हैं वो लिख लीजिए। अस्थमा, दोबारा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर लिख रखे हैं वहां पर लिखो। अस्थमा एटिलेक्टेसिस। क्या? अस्थमा एटिलेक्टेसिस। अस्थमा एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस। अभी ये कुछ भी हो, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आने लायक है आपके लेवल पर। एटिलेक्टेसिस किसे कहते हैं? फ्रंट लाइन, एटिलेक्टेसिस किसे कहते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगी थोड़े, ये क्वेश्चन आपके मोस्ट रिपीटेड है इन भर्तियों के लिए। थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान दें, जो आप लिखे बीमारी के बारे में पता होना चाहिए अपने को, समझ रहे ना? इसको बोलेंगे अपन, ये एल्वियोलाई होती है, वो अगर कोलैप्स्ड हो जाए, क्या हो जाए? कोलैप्स्ड एल्वियोलाई। बस ये 100% मानता हूँ इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक है। एटिलेक्टेसिस मीन, बस यही है और कोई सा भी नहीं है। ये नहीं है कि सीओपीडी पूछ ले, नहीं पूछेगा वो। ये पूछेगा एल एटिलेक्टेसिस किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कोलैप्स्ड एल्वियोलाई। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा स्टार लगा के, और CHO लेवल। नेक्स्ट नंबर पे आप लिख लीजिए ब्रेन ट्रॉमा। क्या? इससे क्या होगा साहब? ब्रेन ट्रॉमा के कारण क्या होगा? हैं? देखो साहब, इसके अंदर अगर आप अपने हाई लेवल की स्टडी करना चाहते हैं तो ब्रेन ट्रॉमा के कारण से तुरंत आपको पता है ICP बढ़ता है। क्या बढ़ता है? समझ रहे हैं आप बात को? और ICP जब बढ़ता है तो एक क्वेश्चन एक ऐसा आता है आपके पास में, क्वेश्चन है कुशिंग ट्रायड फीचर। क्या? तो सबके सब कुशिंग बोलते कहाँ जाते हैं? कुशिंग सिंड्रोम पे। क्या होता है कुशिंग? एल्डोस्टेरोन का हाइपर सीक्रेशन, सब उस पे जाते हैं। लेकिन आप अगर नेट पे सर्च करेंगे अभी लिखने के बाद में, कुशिंग ट्रायड फीचर किस में पाया जाता है? ICP इंक्रीज में। किस में पाया जाता है? ICP इंक्रीज। अभी देखेंगे आप नेट पे अपने आप, पहले समझ लें। तीन होंगे, ट्रायड का मतलब क्या होता है? तीन। जब आप MSN पढ़ेंगे तो सॉल्व करके देखेंगे कैसे हुए। अभी आपको सिर्फ याद रखना है, एक है सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, दूसरा है ब्रेडी
कार्डिया, और तीसरा है, इसको अपन बोलते हैं इरेगुलर रेस्पिरेशन, लेकिन अपन यहाँ पर अपन दूसरी टर्म यूज करते हैं ब्रेडिप्निया। क्या करते हैं? अर्थात हाइपो, तो समझ में आया आपको? बात करने को तो कह लो कि ब्रेन ट्रॉमा के अंदर क्या हो जाएगा, सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगा, एग्जैक्टली कॉज कैसे हुआ समझ में आई कि नहीं? ब्रेन ट्रॉमा होगा तो क्या होगा? आईसीपी बढ़ेगा, कोई डाउट? डेफिनेटली। और आईसीपी बढ़ेगा तो क्या होगा? ये किसने पढ़ाया आपको? आपको किताबों ने पढ़ाया, कुशिंग ट्रायड फीचर के अंतर्गत। अब आप देखिए एक बार कुशिंग ट्रायड फीचर, ठीक है, नेट पे गूगल पे लिखो अभी कभी, ये आपके लेवल का भी क्वेश्चन है, कुशिंग ट्रायड फीचर, बस एक बार देखना है अपने आप गूगल पे, कुशिंग ट्रायड फीचर। ट्रायड का मतलब होता है 3, कुशिंग ट्रायड फीचर। क्या आया? आईसीपी आया। और अभी तक नहीं होता तो क्या करके आते? एडीएच। क्या करके आते? कुशिंग सिंड्रोम करके आते। समझ में आई कि नहीं आई बात? जब पढ़ेंगे, जब ढंग से पढ़ाएंगे इस चीज को। लेकिन अभी थोड़ा सा डिफरेंस पकड़ना है कि कुशिंग ट्रायड फीचर में एक तो होता है सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ओनली सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। दूसरा क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया। दूसरा क्या होगा? और तीसरा क्या होगा? इरेगुलर रेस्पिरेशन या ब्रेडिप्निया या हाइपोवेंटिलेशन, और जिसके कारण से क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्लियर? आप तो यहाँ पर लिख लीजिए पहला एटिलेक्टेसिस, और ये फिर ब्रेन ट्रॉमा। क्या? इसका रेशनल भी लिख लीजिए, ब्रेन ट्रॉमा का कैसे होगा। ब्रेन ट्रॉमा में आईसीपी बढ़ेगा, आईसीपी बढ़ेगा, कुशिंग ट्रायड फीचर होगा, कुशिंग ट्रायड फीचर, तीनों लिख लो। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एग्जाम में, कुशिंग फिनोमिनन कर्लिंग अल्सर, कुशिंग ट्रायड फीचर, और कुशिंग सिंड्रोम। ये सब एक जैसे लग रहे हैं ना? है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं। इसका इसका दोनों का एक ही नाम है, आईसीपी का बढ़ना। कर्लिंग अल्सर प्रेजेंट इन द बर्न। कर्लिंग अल्सर किस में देखने को मिलेगा? बर्न में। बर्न में पाए जाने वाले अल्सर का नाम कर्लिंग अल्सर। कौन सा अल्सर? ये याद रहेगा, याद रखिएगा, मोस्ट क्वेश्चन है सीएच लेवल पे। बर्न के पेशेंट में पाए जाने वाले अल्सर का नाम। जब किसी को बर्न होता है तो उसके पेट में जो अल्सर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कर्लिंग। ये सब एक जैसे नाम लग रहे हैं, कुशिंग और कर्लिंग, ये सब बता दी। ये हाइपर सीक्रेशन ऑफ एडीएच है, एल्डोस्टेरोन। क्या? ये 5 क्वेश्चन बने, इनको लिख लीजिएगा एक साथ। किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। समझ में आई? नहीं समझ में आई तो पूछो ना दोबारा से, एक बार में नहीं समझ में आई बोलो। सेकंड नंबर पे क्या है? ये कर्लिंग अल्सर है। क्या है ये? हाँ बोलो। इसके नीचे ये फिनोमिनन। क्या है ये? अब आप फ्री होगे घर पे जाकर के क्या करेंगे? कुशिंग फिनोमिनन डालेंगे। क्या डालेंगे आप? तो फिर क्या निकल के आएगा? आईसीपी। फिर क्या निकल के आएगा? अर्थात कुशिंग फिनोमिनन का दूसरा नाम क्या है? ये देखो, एक ही लाइन ले ली, कुशिंग ट्रायड फीचर। क्या नाम है? कुशिंग ट्रायड फीचर को क्या बोलते हैं? कुशिंग फिनोमिनन। कर्लिंग अल्सर, जो पेशेंट को बर्न होता है तो उसमें जो अल्सर पाया जाएगा उसे बोलेंगे कर्लिंग अल्सर। और ये क्या है? कुशिंग सिंड्रोम, हाइपर सिक्रेशन ऑफ, वो लिख सकते हैं आप। वो अभी आपने पढ़ा नहीं है कि डिजीज और सिंड्रोम में अंतर क्या होता है, इसलिए मैं भी आपसे कुछ नहीं बोलूंगा, इतना समझ लीजिए। राइट फीचर याद हो गया? समझ में आ गई बात? ये छोटे छोटे से क्वेश्चन बन रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कल आपको क्वेश्चन बताया था मैंने, बता दो इसको। कल क्वेश्चन बताया था मैंने, 100% FiO2 किससे दोगे? नॉन रीब्रीथिंग मास्क। अब क्वेश्चन मॉडिफाई करेगा, किस में दोगे? 2 कंडीशन बताइए, बस वो याद रखनी है। एक, बर्न नहीं बताया था,
एक तो बताया ट्रैकियोस्टोमी सक्शनिंग से पूर्व, प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन ऐसे पूछेगा कि जब किसी, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पॉइजनिंग, बस दो ही याद रखनी है, नर्सिंग का इतिहास आपका क्लियर हो जाएगा पूरा, इससे याद दिमाग नहीं लगाना, पर ये दोनों याद रखना है। ऐसे पूछ लेगा आपसे आपके इस एग्जाम में सीएचओ लेवल पे, ये छोटे से क्वेश्चन होते हैं जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं। कि आपके पास है बेसिक लाइफ सपोर्ट्स के कुछ फर्स्ट एड वाले, इसके अंदर यही कंसेप्ट है, ड्रेसिंग का है और सीपीआर का है, ये इसी के कंसेप्ट होते हैं छोटे मोटे से, जहाँ तक मैंने देखे हैं इनके वीडियोस और क्लासेस को। ठीक है, उतार लिया भैया। नेक्स्ट लिखेंगे आप ब्रोंकाइटिस, क्या लिखेंगे? ब्रोंकाइटिस। क्या होता है ब्रोंकाइटिस? एम्फाइजमा क्या होता है? हैं? एआरडीएस क्या होता है? फुल फॉर्म नहीं पूछ, क्या होता है? तो एआरएफ क्या होता है? आप बोलने वाले थे एक्यूट रेस्पिरेशन एकदम से दब जाता है, बंद हो जाता है, तो फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर क्या होता है? देखो शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आपके इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं, जैसे मैंने बोला ना एटिलेक्टेसिस क्या होता है, तो आपको ये पता तो होना चाहिए आप लोगों को क्या क्या लिखा है आपने। अस्थमा क्या है ये? फिर क्या है? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, उसके बाद में क्या है? एम्फाइज्मा। ये तीनों कंडीशन पहले, ये दोनों है, पहले क्या करते थे तीनों, ये तीनों क्या कहलाती थी, और अब कितनी कहलाती हैं? दो। और उसके बाद में क्या नाम बना है वो भी लिख देते हैं, ब्रोंकाइटिस। क्या नाम है? ब्रोंकाइटिस। एक तो हो गया ब्रोंकाइटिस और एक क्या हो गया? एक हो गया एटिलेक्टेसिस, क्या लिख दिया? एटिलेक्टेसिस। और फिर उसके बाद में एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसे आपने क्या बोला? एआरएफ, क्या बोला? और एक लिख दिया आपने एआरडीएस, क्या लिख दिया? अब जैसे कि इसको फुल फॉर्म लिख देते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये सब बीमारियां आपको पता होनी चाहिए, बस सिंपल तरीके से समझेंगे। ये सारी बीमारियां एलआरटी की है, किसकी है? किसकी बीमारियां हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की है। किसकी हैं बीमारियां? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की है। समझ रहे हैं बात को? जब आप इसको पढ़ेंगे तब ढंग से पढ़ाएंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ आपको चीज समझनी है, और वो ये है कि ये लंग्स है, और लंग्स के अंदर फाइनल जो एयरवे होता है, ये टर्मिनल ब्रोंक्योल्स में जाकर के खुलता है, और अपन एक एल्वियोलाई ले लेते हैं और ये एयरवे ले लेते हैं। बस समझ में आई कि नहीं आई बात? जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, ट्रैकिया पढ़ेंगे, फेरिंग्स पढ़ेंगे, कैंथस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आप ब्रोंक्योल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में टर्मिनल ब्रोंक्योल्स पढ़ेंगे, फिर एल्वियोलाई के गुच्छे पढ़ेंगे, एल्वियोलर सैक पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन जो कंप्लीट यूनिट होती है वो सिर्फ एक चीज पे जाकर के रुक जाती है, और वो चीज सिर्फ यहाँ पर जाकर के रुक रही है कि इसके अंदर आपको बीमारी पूरी पूरी समझनी है। ये हो गया एयरवे, क्या हो गया साहब? और ये क्या हो गई फाइनली? एल्वियोलाई होगी। समझ में आई बात? अब आप इसको समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। एयरवे के अंदर म्यूकस का प्रोडक्शन हो जाए, किसका प्रोडक्शन हो जाए? तो ये देखो, ये रहा ग्रीन कलर का म्यूकस,
ये ग्रीन कलर का म्यूकस हो गया, एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन हो गया, एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन हो गया, जिसके कारण से पेशेंट सांस को बाहर नहीं निकाल पाएगा। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन, कॉजेज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब पता है आपको क्या है? क्लाइंट सांस को बाहर, समझ में आई बात? इसको आपने क्या बोला? क्या बोला आपने इसको? क्रॉनिक। डाउट क्लियर हुआ? कोई पूछेगा तो तुरंत आंसर दे सकते हैं आप लोग, अब चुप नहीं रहेंगे आप लोग। ये एयरवे में म्यूकस अगर इकट्ठा हो गया और एयरवे इसके कारण ऑब्स्ट्रक्ट हो गया क्या कि नहीं हुआ? एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, म्यूकस है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप? क्रॉनिक ब्रोंको। अब देखें, गौर से समझेंगे, यहां पर अपने क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है अभी, वो अलग पढ़ेंगे आप। ये जो रेड कलर की लाइन बनाई, ये प्रोटीन कभी कभी डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ये प्रोटीन क्या करता है? ये एयरवे को मेंटेन करता है और एल्वियोलर सैक को मेंटेन करता है। क्या करता है? आकार में बनाए रखता है। अगर ये प्रोटीन में खत्म कर दूं तो क्या बनेगा? गौर से समझिएगा। अगर मैं इस प्रोटीन को खत्म कर दूंगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की बनेगी, देखिएगा। एयरवे तो क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्ट। एल्वियोलाई क्या हो गई? डायलेट। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप? एम्फाइज्मा। आप बोलते हैं ना एल्वियोलाई डायलेट हो गई, बोलते हैं कि नहीं बोलते? एल्वियोलाई का डायलेट होना क्या कहलाता है? ये पेपर में आएगा आप लोगों के। एटिलेक्टेसिस की डेफिनेशन आएगी, सिर्फ डेफिनेशन, कोलैप्स्ड एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई इस प्रकार से कोलैप्स कर दो लो, ये एल्वियोलाई एकदम सिकुड़ गई, तो अब इस कंडीशन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बात समझ में आई या नहीं आई? एल्वियोलाई डायलेट हो गई, एल्वियोलाई क्या हो गई? डायलेट हो गई, तो इस कंडीशन क्या बोलेंगे? अब एम्फाइज्मा किस श्रेणी में रखा है? मतलब क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन। क्या होगा? एयरवे भी ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट, एल्वियोलाई तो डायलेट हो रही है, संग में क्या हो रहा है? एयरवे भी आपके सामने ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है नहीं हो रहा? मतलब ये जो रेड कलर का जो प्रोटीन है, ये खत्म होते ही ये चिपक जाएगा इस प्रकार से, और ये क्या हो जाएगी? इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? सब स्टूडेंट बोलते हैं एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एल्वियोलाई कॉल्ड एम्फाइज्मा, ये बोलते हैं सब। अपन क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एल्वियोलाई कॉजेस एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट। कंडीशन क्या बोलेंगे? समझ में आई? अंतर है दोनों में, समझ रहे हैं? ये तो बढ़ेगा ही, संग में ये क्या होगा? घटेगा। अब ये जो एल्वियोलाई है, इसमें मैं भर दूं पानी। क्या भर दूं? पानी। चलो ठीक, इसको इसको दूसरे तरीके से बताते हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये एल्वियोलाई। क्या है ये? और इस एल्वियोलाई के अंदर आपने भर दिया क्या? क्या भर दिया? पानी। क्या भरा? पानी। ये पानी भरने के कारण से क्या हो गई? ये एल्वियोलाई क्या हो गई? कोलैप्स्ड हो गई। एल्वियोलाई कोलैप्स्ड हो गई तो क्या बोलोगे इसको आप? एटिलेक्टेसिस। लेकिन फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई कोलैप्स्ड, इसको क्या बोलोगे? ARDS। क्या बोलोगे? किसी को नहीं पता होगा ये वाली बात। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एग्जैक्टली क्या है? फ्लूइड फिल्ड alveoli containing vesicles which may be collapsed condition are called ARD. AR एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर एल्वियोलाई के अंदर क्या बढ़ जाता है? पानी बढ़ जाता है, फ्लूइड बढ़ जाता है, जिसके कारण से फ्यूचर में क्या हो जाती है? और इस कंडीशन फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई को क्या बोलेंगे? ARD। क्या बोलेंगे? किसी को डाउट हो गूगल पे सर्च कर लेना। समझ रहे हैं आप बात को? ARDS के अंदर एल्वियोलाई में क्या बढ़ जाएगा?
जब भी मैं किसी से पूछता हूँ ARDS का मतलब क्या होता है तो बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। वो तो मुझे भी पता है, मैं अर्थ पूछ रहा हूँ। अर्थ क्या होगा? एल्वियोलाई में क्या भर गया? फ्लूइड भर गया। फ्लूइड कंटेनिंग एल्वियोलाई, दिस कंडीशन आर कॉल्ड ARDS। ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गए? ये आप बाद में देखेंगे, ठीक है। अब क्या है ये ब्रोंकाइटिस? क्या है ये क्या है? ये है आपके सामने एयरवे, और ये क्या है? समझ रहे हैं? अगर ये एयरवे डायलेट हो जाए, क्या हो? ये एयरवे डायलेट हो जाए, कंस्ट्रिक्ट हो जाए नहीं कह रहा हूं मैं, एबनॉर्मल परमानेंट डायलेशन ऑफ एयरवे कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। क्या बोलेंगे? याद रहेगा? इनको लिखना है आप लोगों को, इनको डेफिनेशंस। एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एयरवे आर कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। समझना है ये बीमारी, बस नाम ही तो समझना है, और क्या करना है इसमें अपन को। समझ रहे हैं कैसे होता है? तो होता है, MSN का पॉइंट है, पर यहाँ पर डेफिनेशन आपके लिए मैटर करता है। एक ये एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, क्या? ये तो बता ही रखा है मैंने आपको। देखो ये लिख दो, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर, और कौन सा फेलियर होता है? हार्ट फेलियर। क्या होता है? हार्ट फेलियर। अब ये जब भी फेल होते हैं तो वो अपने कार्य को करने में अक्षम होते हैं, तब वो क्या होते हैं? फेल। समझ रहे? बताया था ना कंसेप्ट। अगर हार्ट फेलियर बोले तो क्या होगा? हार्ट का कार्य होता है ब्लड को पंप करना, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इनएबिलिटी टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। एम आई राइट और रॉन्ग? इनएबिलिटी टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड को कौन पंप करता है? हार्ट। हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, क्या हो गया? अच्छा चलो, किडनी का कार्य क्या होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? इन एबिलिटी टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, दिस कंडीशन कॉल्ड एक्यूट रीनल फेलियर। अब ये बोला एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेशन का क्या काम होता है? CO2 को बाहर निकालना, O2 को अंदर करना। सही गलत है? ये खराब होगा तो क्या होगा? CO2 बढ़ जाएगा, O2 क्या हो जाएगा? लिख लो, PCO2 इंक्रीज्ड और PO2 डिक्रीज्ड, दिस कंडीशन आर कॉल्ड एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। PCO2 पता है कितनी होती है? 35 से। पैकेट रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर PCO2 कितनी मिलेगी? 50। कितनी मिलेगी? 50 mm ऑफ Hg। तो उसको क्या हुआ है? PCO2 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है। संग में PO2 कितनी मानेंगे आप? 85 mm ऑफ Hg रख लो। कितनी रख लो आप एक बार के लिए? 70 मानो। पेशेंट में 70 mm ऑफ Hg एंड 50 mm ऑफ Hg देखने को मिल रहा है, क्या? PCO2 और CO2। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एक्यूट रेस्पिरेटरी, मतलब श्वसन करना खराब हो गया। CO2 को बाहर नहीं निकल रहा, O2 को अंदर नहीं आ रहा, तो PO2 घट जाएगा और PCO2 बढ़ जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो ऐसी कौन सी चीज है पिछले स्लाइड के अंदर जो आपको नहीं पता? बताइए। डेफिनेशन बेस्ड आपको कौन सी चीज नहीं आती है? ARDS। ARDS में क्या बोलेंगे? फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई। फ्लूइड फिल्ड, नेट पे सर्च करो एक बार आप, ये पेपर में आता है, ध्यान रखिएगा, जो मैं अभी आज क्लास में ले रहा हूँ आपके सामने। वरना एसिड बेस है, एसिड बेस में बीमारियां तो होती हैं, ये पता होनी चाहिए। अभी आप एक बार में ARDS सर्च करो। मैं आगे नहीं पढ़ा हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा हूँ आपको कवर होना चाहिए, क्योंकि CHO का सिलेबस अलग प्रकार का है। कैपिटल A, कैपिटल R, कैपिटल D, कैपिटल S, कुछ भी लिख रहा हो, इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ पल्मोनरी रीजन फ्लूइड एक्यूमुलेशन के कारण एग्जैक्टली बोलेगा वो कि एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड का इकट्ठा होना, वो एग्जैक्टली ये बोलेगा। यही है ना? क्या कभी आप इस चीज को भूल पाओगे? अब कभी नहीं भूलोगे। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे हैं? मैं पूरी डेफिनेशन ही बता रहा हूँ, एग्जैक्टली एक अर्थ बता रहा हूँ कि ARDS के अंदर क्या होता है। ARDS के अंदर एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है?
फ्लूइड बढ़ जाता है, समझ रहे हैं? ज़्यादा डीप नहीं जाना है, डीप के लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस आपको अर्थ। तो यहाँ पर देखें ARDS अब मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिख लेंगे। मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, फिर आप अभी नहीं लिखेंगे, समझ लीजिए, क्योंकि छोटा-छोटा लिखूंगा मैं। फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई, फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई, ARS, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, ARF क्या बोलेंगे? PCO2 इंक्रीज PO2 कितने पे भी लिख देना, 50 70, आगे MMOFHG अपने आप लगा देना, जगह कम है। फिर नेक्स्ट नंबर पे एटिलैक्टेसिस क्या बोलेंगे इसे? कोलैप्स एल्वियोलाई, क्या बोलेंगे आप इसे? कोलैप्स एल्वियोलाई, बस ये याद रखना है आपको, आप लोगों को CHO लेवल पे याद रखना है। ब्रोंकाइटेक्सिस एबनॉर्मल, अब दो टर्म लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ताकि कोई स्टूडेंट या कोई टीचर आपके नोट्स को टच करे तो ये नहीं बोले कि गलत पढ़ाया। बाकी आपको तो उतना ही याद करना है जितना मैंने बताया। एक तो लिखा मैंने परमानेंट, कारण बाद में बताऊंगा जब आप पढ़ेंगे, और दूसरा लिखा मैंने सेकेंडरी। क्या लिखा मैंने? दो टर्म जोड़ दी, एबनॉर्मल, परमानेंट, सेकेंडरी। बाकी आपको अभी नहीं समझना, आपको तो बस ये समझना है एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एयरवे, एयर, समझ में आई? एयरवे मतलब ब्रोंकस, एयरवे का एबनॉर्मल डायलेशन हो जाना क्या कहलाएगा? ब्रोंकाइटिस। लेकिन दो टर्म रखी मैंने, परमानेंट और सेकेंडरी। ये जब आप पढ़ेंगे, कोई अभी नहीं समझना इन चीजों को, आपको कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एयरवे का डायलेशन हो रहा है तो वो ब्रोंकाइटिस में हो रहा है। क्या हो रहा है? परमानेंट का मतलब है आप इसको ट्रीट नहीं कर पाओगे, अब एक बार हो गया तो वो हो गया। और सेकेंडरी का मतलब है किसी पहली कोई बीमारी होगी जिसके कारण से बढ़ेगा। मानिए कि उसको लंग्स का कैंसर है, वो कैंसर है तो वो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, और फिर नीचे वाला एरिया क्या हो जाएगा? डायलेट। मतलब ये सेकेंडरी होता है, प्राइमरी नहीं होता, और परमानेंट होता है, इसको आप ट्रीट नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन क्या बोलेंगे? ब्रोंकाइट। बस अपन को याद रखना है एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एयरवे। एम्फाइज्मा क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे आप इसे? एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ, याद रहेगा। और इसे ये लिख दिया, ब्रोंकाइटिस ये लिख दिया। इन सब की डेफिनेशन लिखो। यही आपके क्या है? कारण है। यही आपके कारण है। किसके कारण है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? इसमें आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है सर? इसमें ये पूछा जा सकता है CHO लेवल पर, डेफिनेशन ऑनली ऑन, और ये पूछा जा सकता है बस। समझ रहे हैं आप बात को? तो उतार लीजिए। इतनी इतनी सी लाइन लिखनी है, छोटी छोटी सी लाइन बस। बहुत बहुत सर निकाल दूंगा मैं।
सर निकाल के दिखा दूँ। एक टर्म होती है, टर्म को बोलते हैं अपन FeV1/FeV2, तो सर्च करिए। रेशियो नेट पे सर्च 80% है, कम है 0. इससे कम है तो, इससे ज़्यादा है तो रिस्ट्रिक्ट। मेरे वीडियो देखा दिखता है आपने? ये सब क्लियर कर दूंगा मैं जब पढ़ाऊंगा, हर चीज़ का अर्थ पता होगा। उतार लिया? उतार लिया आप लोगों ने? नाम के नीचे लिखे हैं पल्मोनरी एम्बोली, अदर कॉजेज भी लिख लीजिए, पल्मोनरी एम्बोली। नेक्स्ट कॉज लिख लीजिए पल्मोनरी एडिमा। किससे कॉज लिख रहे हैं आप लोग? हाँ, कहीं भूल मत जाना अपन कहाँ चल रहे हैं। हाँ, हाँ, लंबी हो जाए कहीं दिक्कत हो जाए ना, याद रखना। पल्मोनरी एम्बोली, पल्मोनरी एडिमा। नेक्स्ट लिखेंगे CNS डिप्रेसेंट ड्रग, CNS डिप्रेसेंट ड्रग। और क्या लिखेंगे? हाइपोवेंटिलेशन। क्या लिखेंगे? हाइपोवेंटिलेशन। लिख लिया? एक और लिख लो, निमोनिया। क्या लिखोगे? निमोनिया। क्या होता है निमोनिया? कैसे हो जाता है? किसे आप क्या बोलेंगे, निमोनिया किसे कहते हैं आपके एल्वियोलाई में? थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, निमोनिया और बस, ठीक है। नेक्स्ट लिखें रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। क्या लिखेंगे आप? रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। इसके क्या क्या कारण होंगे? देखें, कारणों में कौन कौन से कारण बताए थे मैंने आपको उदाहरण में? फीवर। क्या बताया था? तो लिखें आप रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस में पहला फीवर। फीवर, फीवर का कारण दूसरा हाइपर वेंटिलेशन। क्या लिखेंगे?
हाइपर वेंटिलेशन पहला लिखा आपने, फीवर, फीवर के बाद में दूसरा क्या लिखा, हाइपर वेंटिलेशन, तीसरा लिख लो हिस्टेरिया, क्या लिखोगे, हिस्टेरिया, क्लाइंट जल्दी जल्दी सांस लेता है, एबनॉर्मल साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, हिस्टेरिया। ठीक है, और क्या लिखेंगे, एक मैं भूल रहा हूं, क्या लिखेंगे बताएं। बिल्कुल सही आंसर, आप लिखेंगे ऑक्सीजन इंड्यूस्ड एपनिया, क्या लिखेंगे, कल बताया था ना आप लोग को, याद आ गया मेरे को, ऑक्सीजन इंड्यूस्ड एपनिया। और एक लिख लेंगे ओवर वेंटिलेशन, क्या, ओवर वेंटिलेशन बाय मैकेनिकल वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर के द्वारा आप ज्यादा सांस दे दें, ओवर वेंटिलेशन बाय मैकेनिकल वेंटिलेटर। ठीक है, एग्जाम में की दृष्टि से दो पूछे जाते हैं, पेन और फीवर, क्या, पेन और फीवर, इनके आंसर कम निकाल पाते हैं, दोनों कंडीशन में हाइपर वेंटिलेशन होता है, इसमें क्लाइंट जल्दी जल्दी सांस लेता है, याद रहेगा। ठीक है, याद हो गया। अब क्लास ओवर है 5 मिनट्स आफ्टर, तो अपन एक चीज पढ़ते हैं और वो चीज है मेटाबॉलिक, क्या, कल पढ़ाएंगे आपको इसको, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। बस समझ लीजिए अभी आप, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक होता है मेटाबॉलिक एल्कालोसिस, और उसको भी यहीं पर लिख लेता हूं, एक होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और एक क्या होता है, रेस्पिरेटरी। अब आपको पढ़ाया मैंने कि एसिडोसिस और एल्कालोसिस को कैसे बताओगे, बोले साहब एसिडोसिस के अंदर तो क्या होगा, पीएच, वेरी गुड, पीएच क्या हो जाएगी, समझ रहे, और एल्कालोसिस में क्या करेंगे आप, पीएच को बढ़ जाएगी। अब रेस्पिरेटरी के लिए आपको एक सांकेतिक चिन्ह बताया, वो क्या था, PCO2, क्या था, क्योंकि इस रेस्पिरेशन में टोटली डिपेंड CO2 होता है, O2 का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि CO2 ही H2 से जुड़ के कार्बनिक एसिड बनाता है, तो मेन लीडिंग रोल CO2 का रहेगा। तो यहाँ पर CO2 जब बढ़ेगा तो कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा, और कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, और जब PCO2 घटेगा तो एसिड नहीं बनेगा, बेस बनेगा, बेस बनेगा तो पीएच बढ़ेगा, ये याद हो गया आपको। अब ऐसे इसको याद कर लेते हैं, एसिडोसिस के लिए क्या करना है, वो ही करना है, पीएच को बढ़ाओगे घटाओगे, अब बढ़ा दें एक बार, और एल्कलोसिस के लिए क्या करोगे, पीएच को, समझ में आई बात। जब भी मेटाबॉलिक आएगा, जब भी मेटाबॉलिक आएगा तो यहां पर एक टर्म यूज करोगे, और वो टर्म एक रहनी चाहिए आपके दिमाग में, क्या, HCO3, क्या, क्यों, कल बताएंगे। यहां पर रेस्पिरेटरी के लिए कौन सी टर्म होनी चाहिए, तो यहां पर मेटाबॉलिक के लिए क्या रखेंगे, HCO3, तो यहां पर HCO3 लिख दिया, क्या लिख दिया, HCO3 लिख दिया, समझ में आई बात। मेटाबॉलिक को प्रदर्शित किससे करेंगे, बाइकार्बोनेट, एसिड एसिडोसिस एल्कोलोसिस को किससे प्रदर्शित करेंगे, पीएच से। अब आपको ये पता है HCO3 माइनस क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट क्या होता है, क्षार, क्षार क्या होता है, बेस, समझ रहे हैं। तो आप खुद देख लीजिए, जब HCO3 बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, तो बेस बढ़ेगा, बेस बढ़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, और जब बेस बढ़ेगा तो पीएच बढ़ेगी या घटेगी, पीएच को बढ़ा दो, इन दोनों सूत्रों को उठा करके रख दो, पीएच बढ़ रही है तो HCO3 को भी, समझ में आई, बाकी और कल बताएंगे। अब एक बार देखो, एक बार के लिए मान लो कि HCO3 को घटाओ,
SiO3 घटेगा तो बेस घटेगा बढ़ेगा? बेस घटेगा, और जब बेस घटेगा तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगा? एसिड बढ़ेगा। एसिड क्या होगा? जब बेस घटेगा तो एसिड, और जब एसिड बढ़ेगा तो पीएच घटेगा या बढ़ेगा? अब इन दोनों को उठा लो, किन दोनों को? इसको और इसको। तो पीएच को क्या है, घटाया, तो SiO3 को भी क्या करेंगे? सिंपल। कारण कल समझाएंगे सारे, ये चारों एक साथ याद होने चाहिए, याद हो जाएंगे। बस यही है आपके लिए टोटल। उदाहरण कल करवाएंगे, अर्थ कल समझाएंगे। ऐसा मत कर लेना कि रेस्पिरेटरी में तो अपोजिट चिन्ह है, ऐसे याद करो, नहीं। एग्जैक्टली कारण पता होना चाहिए, इतनी बड़ी चीज नहीं है, 4 सूत्र हैं, याद होने चाहिए रीजन से। और ऐसा मत कर लेना कि ये दोनों एक ही तरफ होते हैं, मेटाबॉलिक में तो एक तरफ होंगे और रेस्पिरेटरी में अपोजिट साइड होंगे, ऐसे याद मत करना। हालांकि ये होता ऐसा ही है, लेकिन आपके पास में कारण क्लियर है, इसका कोई कठिन कारण नहीं है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट टीचर की क्लास है, वो इनिशियली स्टार्ट करेंगे।